दोस्तों, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वेव पार्टिकल डुअलिटी अब हम लोग जो एक नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों की दिलचस्पी तो बहुत पहले से थे, क्योंकि डाल्टन ने जो है हमें सबसे पहले एटम के बारे में बताए और एटम को सही मानते हुए लोगों ने जितना भी केमिकल कैलकुलेशंस किए वो सारे के सारे सही बैठा। एटम से लोग मॉलिक्यूल्स की तरफ पहुंचे, मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर भी उन्होंने बातचीत करना चालू किए। ये सारी बातें जो है वो सही तो चल रही थी, लेकिन अ मेजर प्रॉब्लम वाज जो एटम के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है। लोगों को ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आइडिया पहले से ही बैठ गया था, जो कोई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो डेफिनेटली हमारा एटम्स के अंदर होते हैं, जो बेसिकली हमारा केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में भी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा था वाया H+ इन केमिस्ट्री, क्योंकि H+ में जो है वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को निकाल देने के बाद केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज ही बच रहा था। लेकिन लोगों को तब तक प्रोटॉन के बारे में एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं था। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक रफ आइडिया था, जो कोई एक नेगेटिव पार्टिकल है, क्योंकि लोग बहुत टाइम से करंट वगैरह भी ऑब्जर्व कर रहा था। बट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर डिस्कवर जो है वो तो हमारा डेफिनेटली नहीं कर पाया था। अब प्रॉब्लम ये भी थी, एटम इतना टाइनी है जो एटम को दिखना तो संभव नहीं है। बट लोग जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने का ट्राई किया तो सच्चाई तो ये है, लोग पहले अंधेरे में थोड़ा थोड़ा तीर मारना चालू किया। ठीक है, इतनी देर में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोड रे। यानी एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में अगर दो मेटल प्लेट लेता हूं, एक एंड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं, एक के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तब मालूम पड़ता है जो अगर मैं नेगेटिव वाले टर्मिनल को मैं गर्म करता हूं तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा कुछ चार्जेस जो है वो डिस्चार्ज होते हुए नजर आ रहा है। यानी जस्ट लाइक यहां पे एक स्पार्क सा हमें नजर आना चालू हुआ। लोगों ने इस चीज को तब नाम दिया कैथोड रे, और ये जो इक्विपमेंट मैंने दिखाया दैट इज कॉल्ड द कैथोड ट्यूब। नाउ कैथोड रे का डिस्कवरी होने के बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं जे थॉमसन। और थॉमसन ने हमें सबसे पहले एट द टाइम ऑफ 1897 हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया देते हैं। तो थॉमसन को सबसे पहले मालूम पड़ा जो एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज टाइनी पार्टिकल है, उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, तब तक हमारा प्रोटॉन वगैरह कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो थॉमसन ने सबसे पहले अंधेरे में तीर मारते हुए हमें एक प्रिमिटिव एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, जिसका नाम हम लोग जानते हैं पंपुडी मॉडल। तो क्या बोला थॉमसन ने? थॉमसन ने ये बोला जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली इन यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ हर जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, उस पॉजिटिव के चार्ज के अंदर ही सारे मास है। ठीक है, और वो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर रैंडमली कुछ जगहों पर हमारा जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन जो है उस पूरे को उसने बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो उसके अंदर रैंडमली सीड्स जो बैठे हुए हैं वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली उतना ही होंगे जिससे कि हमारा नेट चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा काउंटर बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो दिस मॉडल वाज कॉल्ड द पंप पुडिंग मॉडल, एंड पंप पुडिंग मॉडल जो है दैट वाज वेरी फेमस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, दैट वाज एक्सेप्टेड इनिशियली। समय आगे बढ़ता है एंड 1909 पे मैं दो साइंटिस्ट का नाम भूल गया हूं एग्जैक्टली, शायद कोई यूलर था और कोई मैटसन बोल के बंदा था, with the collaboration of Rutherford to check the validity regarding the Thomson model, वो लोग एक फेमस एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड, अब तो हम उसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं वो लोग? बाय द वे, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज बेसिकली डबली चार्ज्ड हीलियम, यानी वो बेसिकली हमारा हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। सो दे टुक एन अल्फा सोर्स और यहां पर उन्होंने एक सर्कुलर फ्लोरेसेंस स्क्रीन लिया। स्क्रीन के यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग है जिससे कि अल्फा का एक नैरो बीम पास कर पाए, और यहां पर उन्होंने क्या किया, एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल रखा। उन्होंने बोला तो देखो थॉमसन का मॉडल है, तो जी हां है। तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा एटम है वो पूरा का पूरा एटम हमारा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। हाँ है। तो इसके मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है। हाँ करता है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो मैं अगर उस गोल्ड फॉइल के दिशा पर अल्फा पार्टिकल्स डालूंगा तो ऑब्वियसली वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली रिपेल्ड होना चाहिए वाया गोल्ड फॉइल। यानी जितना भी मैं डालूंगा उतना सारे के सारे मुझे प्रैक्टिकली वापस मिल जाना चाहिए। यानी गोल्ड फॉइल की जो सामने वाला स्क्रीन है उस सामने वाले स्क्रीन पे ही हमारे सारे अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट होना चाहिए ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, यानी गोल्ड फॉइल को पार करते हुए प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जाना चाहिए। एक दो पार्टिकल गलती से चला गया मान लूंगा, क्योंकि थोड़े बहुत खाली जगह तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह जो है थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो रिपल्शन तो हर जगह पे होने वाली है। तो जो गोल्ड फॉइल के सामने वाली साइड है उस सामने वाली साइड पे सारे के सारे हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर गिरते हुए डिटेक्ट होना चाहिए। फ्लोरेसेंस स्क्रीन बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काम में इस्तेमाल होगा। नाउ लोगों ने ये अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया एंड टू एवरीबॉडीज अमेजमेंट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया जो सोचा था एग्जैक्टली उल्टा हुआ। यानी सामने वाले साइड पे तो अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट हुआ ही नहीं, ज्यादातर जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स है वो प्रैक्टिकली अनडेविएटेड यानी 15 डिग्री से भी कम डेविएशन के एंगल से निकलते हुए गोल्ड फॉइल को पार करते हुए जो सर्कुलर फ्लोरेसेंस स्क्रीन है उसके बैक साइड में जाके अपना डिटेक्ट करवाया। उससे काफी कम यानी लेस देन 1% जो था वो लेस देन 1% जो है वो 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में डेविएट होते हुए नजर आया। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा कम जो है वो हमारा 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में डिटेक्ट होते हुए नजर आया। और हद से ज्यादा कम 8000 में एक अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारा 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डेविएट हुआ और लाखों में एक एक्चुअल में वापस आया, यानी 180 डिग्री में वो अपना टर्न बैक किया। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो थॉमसन के अकॉर्डिंग होने वाला था एग्जैक्टली उसका उल्टा ऑब्जर्वेशन ये वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया। तब रदरफोर्ड को ये मालूम पड़ी कि भाई ये इसमें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोचा है, तो उसने इस पर फर्दर रिसर्च करना चालू किया एंड अराउंड 1911 उसने सबसे पहले प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम दिया। उसको ये चमका जैसे सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स में घूमते हैं वैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कोई ना कोई चीजों के चारों तरफ तो घूम रहा है। यानी उसने ये बोला जो एटम का ज्यादातर जगह तो खाली है, मोर देन 99.99% जगह जो है वो हमारा कंप्लीटली वैकेंट है। एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑलमोस्ट सारे मास जो है वो एक बहुत छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस यानी कोर। ठीक है, और उस न्यूक्लियस यानी कोर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे गोल गोल घूम रहा है। दैट वाज द इनिशियल मॉडल ऑफ रदरफोर्ड।
सो रदरफोर्ड ने हमें सबसे पहले एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, एंड वो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट ऑब्जर्वेशन वाज बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग इस यहां पे समझे हैं। बाय द वे, उसके बाद जो है प्रोटॉन को प्रॉपर उन्होंने रदरफोर्ड ने हमें डिस्कवर करके दिया। बाय द वे, प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है वो एक्चुअली बहुत पहले हुआ था। दैट वाज डन बाय यूगेन गोल्डस्टीन एट द ईयर ऑफ 1886। ही ऑब्जर्व्ड H+, ठीक है, लेकिन उसका जो प्रॉपर एविडेंस, उसका लोकेशन, उसके बारे में हमें रदरफोर्ड बताता है अराउंड द ईयर ऑफ 1917 टू 1920। उस टाइम के दौरान रदरफोर्ड जो है हमें एक ब्रीफ जानकारी देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स के बारे में लोगों के आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है, तो कभी भी वो डिटेक्ट भी नहीं हुआ है। तो बहुत बाद में 1934 में जेम्स शैडविक ने हमें न्यूट्रॉन जो है उसके बारे में बताया। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने के बहुत पहले से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक बेसिक लेवल पे तो आ गया था वाया रदरफोर्ड। बट अब इसमें प्रॉब्लम आई मैक्सवेल्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, जो कोई भी अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज है, तो वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इंफ्लुएंस क्रिएट करता है, जिस इंफ्लुएंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करता है तो वो बॉडी हमारा एक्सेलरेटेड होती है। तो वो एक्सेलरेटेड बॉडी जैसे ही चार्ज का इंफ्लुएंस में आएगा, तुरंत वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करनी चाहिए, और इवेंचुअली वो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए वाया अ स्पाइरल पाथ। तो एक एटम स्टेबल क्यों होता है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने हमें कोई भी खास जानकारी नहीं दे पाए। That was the first drawback of Rutherford. And secondarily, further observation से यह भी मालूम पड़ा, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ही रह सकता है, एंड इसके बारे में हमें आगे जो है कोई भी जानकारी रदरफोर्ड नहीं दे पाए। द रीजन बीइंग, अगर प्लैनेटरी मॉडल है, एक सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज कंप्लीटली रैंडम, देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट। तो रदरफोर्ड का मॉडल कुछ हद तक तो सही था, न्यूक्लियस का अंडरस्टैंडिंग रदरफोर्ड को आ चुका था, और इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट का आइडिया भी लग चुका था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक पोजीशन और जो हमारा एटम का स्टेबिलिटी जिस कारण पे स्पाइरल आउट नहीं हो रहा है, उसके बारे में जानकारी रदरफोर्ड हमें नहीं दे पाए। सो रदरफोर्ड का मॉडल काफी हद तक जो है वो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो मैं अब बोर्ड पूछ दूंगा, तो उससे पहले एक बार एक काम करो, इसका फोटोशॉट एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि बाद में नोट्स बनाने में इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। सो रदरफोर्ड जब ये वाले काम किए, रदरफोर्ड जब ये सारे काम किए, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशंस का एविडेंस है, ये देखते हुए हमारे सामने एक नया थ्योरी लाए 1915 पे निल्स बोर, एंड दैट इज कॉल्ड द बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जिससे काफी सारे चीजें एटम का प्रेडिक्ट होना चालू हुआ। एंड अमेजिंग बात यह थी, जो बोर का एटॉमिक मॉडल था दैट वाज अ शुद्ध तुक्का, उसने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। बेसिकली क्या हुआ था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था और जो ऑब्जर्वेशंस था, उन ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करते हुए निल्स बोर, जो कि उनके कॉन्टेम्पोररी थे, ठीक है, एंड 1915 में हमें सबसे पहला एक डिसेंट लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर देते हैं।
एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल देते हैं जिससे काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट होना चालू होता है। लेट्स सी व्हाट्स बोर मॉडल। ओके दोस्तों, सो अब हम लोग करने वाले हैं बोर मॉडल। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान देना, केमिस्ट्री में राइट नाउ, क्योंकि अभी तुम लोगों का 11th का स्टार्टिंग है, वी डोंट नीड एक्चुअली अ लॉट अबाउट द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर मॉडल। बोर मॉडल का जो एक्चुअल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है राइट नाउ इट इज कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप। तो सर क्या हम नहीं करेंगे? डोंट वरी, ये पूरा का पूरा बोर मॉडल का जो डिटेल्ड चीजें हैं वो हम लोग का 12th में फिजिक्स में है इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो जो बच्चे ऑलरेडी एक बार के लिए पढ़ चुके हो, वो शायद मतलब अभी मान लो 12th पे हो या फिर मान लो फाउंडेशन ऑलरेडी कर चुके हो 9th-10th में, तो इन सारे केसेस में ये वाला पार्ट को स्किप करना और जो बोर मॉडल के डिटेल पार्ट है वो पढ़ना। ये यहां पर मैं केवल और केवल जो केमिस्ट्री में चीजें चालू करने के लिए जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट है केवल उतना चीज ही मैं बताने वाला हूं, क्योंकि राइट नाउ बोर मॉडल का जो कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस है दैट विल बी अनडूएबल टू अस, और मैं रटना मरवाना चाहता नहीं हूं। मैं जो इक्वेशंस लिखूंगा वो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मैं जो इक्वेशंस लिखूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें केवल 3-4 रिजल्ट्स याद रखनी है राइट नाउ बोर मॉडल की, उसके साथ हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। और बोर मॉडल हम बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ आगे हम पढ़ने वाले हैं इन द केस जब हम फिजिक्स में 12th पे मॉडर्न फिजिक्स चालू होगी, ठीक है? सो स्किप दिस पार्ट इफ यू आर इन राइट नाउ 11th और तुम्हारा 12th का प्रायर नॉलेज नहीं है। केवल इतना वीडियोस देख लो, जो इलोंगेटेड यानी एडवांस पार्ट है वो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है? वापस जहां पे से स्पेक्ट्रम एनालिसिस चालू हो रहा है वो स्पेक्ट्रम एनालिसिस का वीडियो से देखना चालू करो, ठीक है? ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली तुम स्किप मार, मतलब ये वाला जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक में कराऊंगा, एडवांस पार्ट को स्किप मारो। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हो या फिर 12th में हो तो ये वाला वीडियो को स्किप मार दो और सीधा उसका जो एडवांस वाला पार्ट जो मैं डाल रखा हूं उस वाले पार्ट से पढ़ लो, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर द बच्चे जो अभी 11th पे है और जो लोग कोई प्रायर नॉलेज नहीं रखते हैं। तो जितना बोर मॉडल हमारे लिए एसेंशियल है केवल मैं उतना कराने वाला हूं, ठीक है? चलो और बिना टाइम पास करें चीजों को समझाते हैं। सो दिस वाज अ बोर मॉडल और ये उन्होंने दिया था अराउंड द ईयर ऑफ 1913 टू 1915। क्या हमें ये याद रखना है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस एक हिस्टोरिकली टाइमलाइन बना रहा हूं तो किस टाइम पे क्या डिस्कवरी हुआ एक आइडिया लगाने के लिए। सो नील्स बोर ने बोला जो मैं जो मॉडल दूंगा वो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होगा। दिस वाज द फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल रिगार्डिंग द एटम्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इनको हम हाइड्रोजेनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम एटम्स या He+ या Li++ या Be++, ये सारे के सारे हमारा हाइड्रोजेनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल्स है। तो यहां पर जो भी हमारा इंटरेक्शन होगा वो केवल और केवल हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने वाला है। अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियस सी बात है हमारा इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों के आपस के बीच में रिपल्शन भी चालू होगी। तो वैसा कोई भी रिपल्शन का इंटरेक्शन जो है वो नील्स बोर ने कंसिडर नहीं किया। सो नील्स बोर ने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं रह सकता है, अगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है और कोई एक पर्टिकुलर रेडियस r जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है और उस ऑर्बिट में उसका स्पीड अगर v है तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं जगहों पर घूम पाएगा जहां पर उस इलेक्ट्रॉन का mvr इक्वल्स टू nh/2π है। ध्यान देना, देयर इज नो प्रूफ रिगार्डिंग इट, दिस वाज हिज पोस्टुलेट।
यानी बेसिकली बोर्ड ने ये वाला तुक्का जो है वो तुक्का हमें मार के दिया था। निल्स बोर ने ये बोला जो केवल उन्हीं रेडियस पे घूमेगा जिन रेडियस के लिए m इंटू वी इंटू आर NH बाई 2 पाई के इक्वल हो, यानी h जो है इट इज, अब तुम लोग जानते ही हो, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इन SI यूनिट्स, अप्रोक्सीमेटली ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, h बाई 2 पाई को बहुत जगह पे हम लिखते हैं h कट, h बाई 2 पाई को हम बहुत जगह पर लिखते हैं h कट, ठीक है। ये कहां से आया सर? नहीं नहीं नहीं, ये निल्स बोर को भी नहीं मालूम था कहां से आया है। सच बात तो ये है, ये उसका तुक्का था, इसका पोस्टुलेट था। उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था जो भाई सर्कुलर ऑर्बिट पे गोल गोल घूमता है और इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेकेंड पोस्टुलेट यही था, mvr विल बी इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। mvr को हम फिजिक्स में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को उसने क्वांटाइज किया। व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है वो h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे ही हमारा बढ़ने वाला है। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। सो अब हम लोग इसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस को स्किप करेंगे, ठीक है। तो 3 रिजल्ट निल्स बोर ने हमें दिया, R इक्वल्स टू R0 इंटू n स्क्वायर बाई Z। पहला रिजल्ट निल्स बोर ने दिया R इक्वल्स टू R0 इंटू n स्क्वायर बाई Z, जहां पे R जो है हमारा रेडियस है, R0 जो है वो n इक्वल्स टू 1, Z इक्वल्स टू 1। Z इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? हाइड्रोजन। n इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो हमारा रेडियस है उसको उसने बोला R0, एंड वाया कैलकुलेशन R0 केम आउट टू बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो मैंने जानते हो 10 टू द पावर -10 मीटर। जो V उसने निकाल के दिए, V इज कमिंग आउट टू बी V0 इंटू Z बाई N। अगेन V0 एक कांस्टेंट है जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का हमारा। अच्छा, जब मैं हाइड्रोजन बोलता हूं तो हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम और टिट्रियम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे केवल Z पे डिपेंड करता है। आइसोटोप्स का एनालिसिस हर आइसोटोप का एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। बोर मॉडल में आइसोटोप्स का कोई अलग जगह है ही नहीं। जो हाइड्रोजन का मॉडल है वही एग्जैक्टली ड्यूट्रियम का मॉडल है, वही एग्जैक्टली ट्रिटियम का मॉडल है। सो V0 इज अगेन अ कांस्टेंट एंड वाया कैलकुलेशन V0 केम आउट टू बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी ऑफ द बोर ऑर्बिट जो आया, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ड्यू टू लोकेशन कुछ तो एनर्जी हमारी क्रिएट होगी। तो E उसने लिखा जो दैट इज इक्वल्स टू E0 इंटू Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। ठीक है, यहां पे E0 की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज। मेन जो है हम यूज करेंगे यही वाला, E is equals to -13.6 into Z square by N square EV। ठीक है, राइट। अच्छा, बाय द वे
जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई होती है। अगेन ये मानना पड़ेगा हमें, यानी कोई भी ऑर्बिट का जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारा 2 इंटू ई, यानी -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज भी साथ में याद रख लो। ठीक है, अब इस बात है कोई भी एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद है, क्योंकि दोनों का सम तो हमारा टोटल एनर्जी का इक्वल होना चाहिए। सो ये जो एन है उसने उसका नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोले जो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स जो है वो हमारा एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला जो था n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 को उन्होंने बोला दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। n इक्वल्स टू 1 को उन्होंने नाम दिया ग्राउंड स्टेट। अगला जो है दैट इज n इक्वल्स टू 2, इसको उन्होंने नाम दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगला n इक्वल्स टू 3, इसको उन्होंने नाम दिया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, so on and so forth, n equals to 4, 5, so on and so forth, blah 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 चलता रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक only discrete energy levels. Electrons can take only discrete energy levels. Electrons उसके अलावा कोई भी जनरल एनर्जी लेवल नहीं ले सकता है। So this was the basics of बोर मॉडल। क्या बोर मॉडल एग्जैक्टली सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोर का गलती तो बाद में रदरफोर्ड ने वापस पकड़ लिया था। फिर बोर बहुत सारे लोचाएं करते हैं, लेकिन वो सारी बातें अभी हम नहीं करेंगे, ये हम 12th में करेंगे जब हम फिजिक्स का सब कुछ जान चुके होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक्चुअल में पूरा फिजिक्स चाहिए होती है। तो अभी मैं ये फॉर्मूलाज कहां से ला रहा हूं उसके रिगार्डिंग जरा सा भी दिमाग मत लगाना, इतना रट्टा मार लो, फिर उसके बाद आगे पढ़ते जाओ, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। ओके